और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप, कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प तड़प। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा। ये क्या सर? हम ये भी जानते हैं। मेरा 1 मिनट सर, सॉरी, ऐसी चलते रहेंगे क्या? Should we accept it? I also have some experience. Yes, that's what I'm saying. Is the running comment allowed in the house? Honorable Is the running comment allowed in the house? Please. Is the running comment allowed in the house? मर्यादा है, सब संस्कार होना चाहिए। सभापति महोदय जी, प्लीज साइलेंस। आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है। हम तो पिछले सत्र में साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था, मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से। शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, करीब प्लीज सिट डाउन, 30-35 साल से प्लीज जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ स्टॉप गए। इंटरप्टिंग, प्लीज प्लीज सिट डाउन। जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और इसलिए बैठ जाइए,
बैठ जाइए। Please, please. Let's sit down. Sit down. Please sit down. Please. Order in the house, please. Order in the house, please. Please sit down. Please sit down. Everyone, go back to your places. No, no, you can't do this. No, no, no. You can't do this. Sit down, everyone. Order, please. Please sit down. Please sit down. Everyone back to your places. Everyone back to your places. Go back to your place. आप बैठ जाइए. नहीं नहीं. विप्लव जी आप जाइए अपनी जगह पे वापस जाइए. Please go back. Please go back. Please go back. Please go back. Please. Please, I am appealing to the honorable members. Please sit down. Please. Please, please. Please. This is not, you can't do this, please. Sit down, everybody sit down. Mr. Anand Sharma and their friend are trying to disturb. ये सर नहीं चलेगा. आप अपनी बात तय करके और सुनना नहीं. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको. आप सच्चाई. Please go back to your places. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा. Please, no, please go back to your सच्चाई तो आपको Please go back to your सुननी place. पड़ेगी. Please go back to सच्चाई your आप place. बिना सुने भाग रहे हैं. I appeal to honorable members to sit down. बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं. सर ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं. Sit down, please. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में. Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में. हम लोग चुप रहे. भाई आप लोग क्या कर रहे I हैं? request you, please. I request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister Which was called as. record are you referring to? Yes, it happened in the house. The same party. Appropriate the same action people. would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do Nonsense this. मत कीजिए. Don't do हमको सिखाइए मत. Let us concentrate Outside on the house. proceedings now. Please, Venkaya ji. I'm very sorry, sir. Bad I'm time. very Bad very time. sorry, sir. The chair should keep the sentiments of all sides of the house. They have insulted the Prime Are Minister. you suggesting that it is not? Are you suggesting that? No, I never said it. You understand our pain. I understand everybody's sentiment. The Prime Minister who has been elected. Will you please sit something down, majority of the Venkaya house, ji? the entire world. Venkaya is appreciating ji, the Prime Minister. please. And these people call Prime Minister by Please name. sit down. They are Please sit divided. down. They are Everybody, divided. They are everybody confused. sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough. Please sit down, everyone. Please, everyone sit down. Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है
कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे। और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है, कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी। और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए। और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं कि मसला ऐसा था, हम और सीताराम जी की विचारधारा अलग है तो विचारों की प्रस्तुति अलग हो तो स्वाभाविक है। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, जब मैं सोच रहा था तो मुझे पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल हमारे साथ रहेगा, इस काम में हमारे साथ रहेगा। और उसका कारण था, कारण ये था आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांचू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी। आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पे रखी, उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कराते हैं। और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था 26 अगस्त 1972, सर 12 नवंबर 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है, उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है। इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। ये 1972 की बात मैं कर रहा हूं जी। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 4 सितंबर 1972 को ये कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त 1981 इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार
वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती हैं? क्या 100 रुपये के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? ये सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। और इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, और आप देंगे, मैं आशा करता हूं। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, बात कर देना भैया। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, ही कहीं से आ जाओगे। सवाल यह है कि तरीका क्या? आपने जिस तरीके से किया वो काला धन खत्म नहीं। बैठिए प्लीज सिट डाउन। सीताराम जी प्लीज सिट डाउन। ये तो समय बताएगा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसला लेना, आमतौर पर लोग मानते हैं भाई पॉपुलिस्ट कदम लेना ये लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के करना स्वभाव बन जाता है, और इसलिए इतना बड़ा फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। तो उसमें मैं किसी का दोष नहीं देता हूं। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि इतना बड़ा फैसला कितना बड़ा देश का भला करने की संभावनाएं लेकर के आया है, और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर डिजिटल व्यवस्था के संबंध में चर्चा हो रही है। मैं हैरान हूं, जो जितने भाषण हुए सामने से, इस देश में ये नहीं है, टिकना नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टॉयलेट है तो पानी नहीं है, पता नहीं जात जात का बोले। मैं सोच रहा था ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है वो 70 साल के हिंदुस्तान की सरकारों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। जो भी बोल रहे थे ये नहीं है तो 70 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है। आज 70 साल में मेरा कंट्रीब्यूशन 2.5 साल का ही है। ये हमने, आपने टॉयलेट बनाया तो मैंने ताला लगा दिया क्या? आपने रोड बनाया तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया क्या? आपने पानी का नल डाला था और मैंने आकर ट्यूब काट दी क्या? ये हकीकत है। कोई ये नहीं कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में डिजिटल व्यवस्था है। कौन कहता है? सवाल ये है कि माइंडसेट बदलने के लिए जहां संभावना है वहां हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली शहर में संभावना है, चलो भाई दिल्ली से शुरू करो। हम लोग पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूट करो। बिहेवियरल चेंज का विषय है। अगर कलकत्ता के लोगों के पास मोबाइल फोन है, कलकत्ता में लोगों के पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी, वहीं से शुरू करो। हो सकता है दूर सुदूर बांग्लादेश की बॉर्डर के गांव में नहीं होगा, ये कहना। और दूसरा, हम इस बात का तो गीत गाते रहते थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, टिकना कर दिया। अब जब उसको लागू करने की बात आई तो हमें तकलीफ हो रही है। आवश्यकता है। दूसरा, हम शब्दों का खेल खेलते हैं। हर कोई मानता है, भाई किसी भी बच्चे को पूछो, वे स्कूल डेली जाते हो? किसी को भी, आपके भी संतानों को मैं पूछूंगा तो ये कहेंगे हाँ डेली जाता हूं। लेकिन मुझे भी मालूम है, उसको भी मालूम है, संडे को नहीं जाता है। सबको मालूम है। तो ये स्वाभाविक, उसी प्रकार से देश में कैशलेस का मतलब है धीरे धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। दुनिया में आज भी बड़े बड़े समृद्ध देश भी चुनाव करते हैं तो बैलेट पेपर छाप करके थप्पे मार के चुनाव करते हैं। सिर्फ आधार के आधार पर, कोई मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पेमेंट दे पाएगा। वो दिन दूर नहीं होंगे। और इसलिए इस व्यवस्थाओं को या तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें और अपनी टीमों को इसमें लागू करने के लिए प्रयास करें। बीम ऐप बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनी है, भारत सरकार के छत्रछाया में बनी है। और अगर भीम ऐप को जितना पॉपुलर करेंगे तो कोई व्यापारी या कोई बाहर की एजेंसी को कोई लेना देना नहीं होगा। सीधा सीधा एक एनेबल प्लेटफॉर्म है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं। हमने इसको करना चाहिए। अब देखिए, ड्राइवर
जो हाईवे पर जाता है, हम जानते हैं कि व्हीकल रुकने के कारण कितना खर्चा हमारे पेट्रोल डीजल का होता है। 8 नवंबर के बाद उस पर भी बल थोड़ा दिया गया कि भाई ड्राइवर एक टोल टैक्स पर गाड़ियां अपना टैक्स देने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के जरिए पहले इक्के दुक्के लोगों के पास वो व्यवस्था थी। इतने कम समय में आज करीब करीब 20% ट्रैफिक ये RFID के द्वारा पेमेंट करता है। कार आती है, सीधा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बैंक में डिलीवर हो जाता है, उसको रुकना नहीं पड़ता, चली जाती है। ये अगर बढ़ेगा देश का कितना पेट्रोल बचेगा। और हमारे देश में टोल टैक्स पर यह स्थिति बनी है। उसी प्रकार से पेट्रोल पंप पर करीब करीब 29% 30% लोग आज डिजिटल करेंसी से काम करना शुरू कर दिए हैं। हमने चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, उसका अंतरिम रिपोर्ट आया है, उसका अध्ययन हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट उनका आने वाला है। लेकिन हम बदलाव के लिए तैयारी करें, और मुझे लगता है कि एक विषय बैंकिंग सिस्टम, अगर आप कुछ भी कहते हैं तो फिर मैं कहता हूं वो रिपोर्ट कार्ड है, पुरानी कार्यकाल का वो रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार ने आकर के सबसे पहले तो एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की रचना की 6, ताकि बैंकों में जो डेट, इस सरकार ने इनिशिएटिव लिया, बैंकों में जो अपॉइंटमेंट होती थी उसके लिए कोई नियम नहीं थे, ऐसे ही चल रहा था, घिसी-पिटी व्यवस्था थी। इस सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वही रिक्रूटमेंट करती है, उसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर वगैरह। बैंकिंग व्यवस्था को प्रोफेशनलिज्म लाने का हमने प्रयास किया है। बैंक और फाइनेंस जगत, बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक वर्ल्ड, इनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 दिन की गई। हमारे देश की बैंकिंग को ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड में कैसे लाया जाए, विस्तार से उन्होंने आत्ममंथन किया, चिंतन किया, अपनी कमियों को भी समझा, ठीक करने का प्रयास किया। रिजर्व बैंक की गरिमा, मैं समझता हूं कि मुझ पे हमला हो, हमारी पार्टी पे हमला हो, सरकार पे हमला हो, बहुत स्वाभाविक है, वो चलता रहेगा अपना। लेकिन रिजर्व बैंक को घसीटने का कोई कारण नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर को घसीटने का कोई कारण नहीं। हमने ऐसी इंस्टीट्यूशंस की मान मर्यादाओं का पालन करने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। और इसके पहले गवर्नर थे, तब भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, मैंने उसका भी विरोध किया था कि शोभा नहीं देता। ऐसी चीजों को विवादों से परे रखना चाहिए। बाकी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वो चलती रहेगी, उसको हमने करना चाहिए। अर्थव्यवस्था चलाने में रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसकी क्रेडिबिलिटी की दिशा में हम लोगों का पॉजिटिव सक्रिय योगदान होना चाहिए। लेकिन जो लोग रिजर्व बैंक की गरिमा और इस सरकार को जब आरोप लगाते हैं, तो मैं जरा उनको आज कहना चाहता हूं, और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बाराव, उन्होंने एक किताब लिखी है, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, और उस किताब में उन्होंने लिखा है, एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट कमेटी को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज और परेशान था। चिदंबरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विषय के क्षेत्र में ओवरस्टेप किया था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। न केवल उन्होंने इस विषय पर मुझसे परामर्श भी नहीं किया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय मेरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हम दोनों के बीच असहज संबंध के लिए टोन सेट करेगा। रिजर्व बैंक के एज गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और किताब में छापा है, और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा वे भी अपने को आपको जरा गरेबान में देखें। और मैं मानूंगा
कि हम राजनीति से इसको परे रखें, इस इंस्टीट्यूशन का गौरव करने की दिशा में प्रयत्न करिए। और हमने क्या किया है, आरबीआई की ताकत बढ़े उसके निर्णय इस सरकार ने आकर के किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की। ये कई वर्षों से उसकी चर्चा चल रही थी, कोई नहीं कर रहा था, हमने की। इस समिति को मॉनेटरी पॉलिसी संचालन की पूरी स्वायत्ता दी गई। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के 2 अधिकारी के अलावा 3 विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है। और इससे बड़ी स्वायत्ता, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी स्वायत्ता कोई कल्पना नहीं कर सकता है, इस सरकार ने आरबीआई को दी है। और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है। ये बात सही है। कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो आती नहीं है। पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ करने का तो प्रयास किया होगा। हम ये तो नहीं कहते किसी ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं होगा। और मैं कहता, मैं लाल किले पर से बोला हूं, लाल किले पर से, और हिंदुस्तान के और किसी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं है जो मैंने बोला। मैंने कहा है देश आजाद हुआ तब से जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने लोग काम किया, इस सबका योगदान है, तब देश आज यहां पहुंचा। हम ऐसे लोग नहीं है। मुझे मालूम है और तो नाम लेने से कतराते हैं, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई और ने भी कुछ काम किया उसका उल्लेख तक करे, और इतिहास गवाह है। लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया। छोटे छोटे निर्णय लगेंगे, लेकिन निर्णय ने सामान्य मानव की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है। हमने एफिडेविट की प्रथा दी। एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉर्पोरेटर के घर लोग आकर के सुबह खड़े हो जाते हप्पा मरवाने के लिए। क्यों लग जाती थी? और वो न देखता था कुछ नहीं, एक प्यून बैठता था या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था, वो थप्पे मार देता था। हमने उस सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी और उसके कारण वो संकट में से भी सामान्य मान, क्योंकि आज फाइनल जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाएगा। जेरोक्स का जमाना है, इस सब करने की क्या जरूरत है। नॉन गैजेटेड में हमने इंटरव्यू खत्म कर दिए। टेक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा कि जो अपने उसके मेरिट होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। उसके कारण करप्शन का है। 1100 से अधिक कानून को खत्म किया, इसी 2 सदनों ने खत्म किया। सीनियर पोस्ट पर झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।